नमस्कार साथियों। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान एवं राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम ज्ञानदूत में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानदूत चूरू के यूट्यूब चैनल पर इतिहास विभाग की इतिहास विषय की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाता है एवं समय समय पर विभिन्न व्याख्यान इस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज का जो विषय है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख उपबंध एवं विशिष्टताएं। इस व्याख्यान की आज प्रस्तुति देंगे आदरणीय डॉक्टर प्रणवदेव सर। आप राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ में इतिहास विषय के सह आचार्य हैं एवं इस व्याख्यान से पूर्व भी आपके अनेक व्याख्यान इस चैनल के माध्यम से प्रसारित हो चुके हैं। तो मैं बड़े ही आदर एवं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर प्रणवदेव सर कि वे आएं और अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सर। नमस्कार सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। जो ये ज्ञानदूत चैनल के माध्यम से इतिहास विषय का जो कोर्स है उसके लिए हम जो ये कक्षाएं चला रहे हैं उस बारे में आज जिस विषय पर व्याख्यान के लिए मैं प्रस्तुत हूं आपके समक्ष, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर विषय माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भावी भारत के संविधान की बुनियाद के रूप में जिस तरह काम किया वह उल्लेखनीय है। भारत सरकार 1935 के अधिनियम में अनेक उपबंध हैं जिनकी विशिष्टताएं बहुविध प्रकार से भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती रहीं। उसी सिलसिले में आज हम इस भारत सरकार 1935 अधिनियम की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल विधिक दस्तावेज था। इसमें भारत से संबंधित 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां व 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसके जो प्रमुख उपबंध हैं और विशिष्टताएं हैं उनकी चर्चा कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम आपके सम्मुख विचारार्थ रख रहे हैं। तो पहले जो सबसे बड़ी विशेषता पाते हैं वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांतों तथा 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, किंतु देशी रियासतों का संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था, अर्थात वे अपनी इच्छा के अनुसार इस संघ में शामिल हो सकती थी अथवा नहीं हो सकती थी। देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई जैसा कि अनुमान था। उस समय इन रियासतों की संख्या लगभग 600 थी और संघ के निर्माण के लिए कम से कम आधी रियासतों का मिलना आवश्यक था। अतः यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यद्यप अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, किंतु 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई।
दूसरा जो इसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है वो केंद्र में द्वैत शासन। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसके केंद्र में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। इस उद्देश्य से केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। जो रक्षित विषय थे उनमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजात क्षेत्र आदि शामिल थे, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार केंद्रीय कार्यकारिणी के दो भाग थे, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद और दूसरा गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद। इस 1935 के अधिनियम में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। न्यायालय का कार्य सन 1935 के अधिनियम की व्याख्या करना तथा भारतीय संघ एवं प्रांतों अथवा संघ में सम्मिलित होने वाली देशी रियासतों के मध्य विवादों का निर्णय करना था। संघीय न्यायालय को प्रांतों एवं संघ में सम्मिलित होने वाली देशी रियासतों में स्थित उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार दिए गए। देशी रियासतों के मामले में संघ में प्रवेश संबंधी आवेदन में इस तथ्य का उल्लेख होने पर ही न्यायालय का अधिकार क्षेत्र माना गया। गवर्नर जनरल को कानूनी मामले में संघीय न्यायालय परामर्श दे सकता था। संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की श्रेणी में नहीं रखा गया, अर्थात रियासतों एवं संघ के कुछ मामलों में इस न्यायालय की अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। इससे प्रारंभिक ओरिजिनल जो था अपीली एवं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। अन्य 2 भारतीय न्यायाधीश भी थे, जिनमें प्रथम जस्टिस M.R. जैकब तथा दूसरे जस्टिस M.S. सुल्तान थे। शक्तियों का विभाजन इसमें जो किया गया था वो भी उल्लेखनीय है। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में यथा संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे तथा संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे बनाई गई। अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय महोदय को सौंपे गए थे। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों यथा बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई तथा मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद एक स्थायी सदन था। निम्न सदन विधानसभा थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। सन 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए संघ शासन की स्थापना, जिसमें भारतीय नरेशों के राज्य सम्मिलित थे, एवं एक संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय प्रणाली आदि की स्थापना की गई। परंतु इसमें अनेक दोष थे। वास्तविकता में व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। इसी प्रकार भारत मंत्री, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशेषाधिकारों के कारण अशक्त थे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले की भांति विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा कोई प्रबंध न था जिससे गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते।
इस प्रकार प्रांतीय स्वशासन की स्थापना केवल नाम के लिए थी और एक सीमित क्षेत्र में भी भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेशों आदि ने व्यवस्था का विरोध किया। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। मैं स्पष्ट कर दूं, इस अधिनियम का मूल्यांकन बहुत ही विस्तृत और एक बड़ा अलग स्वतंत्र विषय है, जिसका विवेचना हम विश्लेषण किसी अगले व्याख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब इसका जो अगला उपबंध है वो आरक्षण व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक प्रतिबंध किस तरह के थे, इनकी चर्चा की जाए तो इस अधिनियम की एक विशेषता यह भी रही कि इसमें अल्पसंख्यकों और अनेक वर्गों की सुरक्षा के लिए अनेक रक्षा कवचों और आरक्षणों यानी सेफ गार्ड्स और रिजर्वेशंस की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों ने इन आरक्षणों के लिए यह तर्क दिया कि अल्पमतों को बहुमत संप्रदाय का भय नहीं रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि इसकी आड़ में गवर्नरों एवं गवर्नर जनरल को इतनी शक्तियां दे दी गई कि वे किसी भी समय भारतीयों की स्वतंत्रता को कुचल सकते थे। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यहीं से विभिन्न वर्गों में जो बांटो फूट डालो वाला मामला था कि आरक्षित, गैर आरक्षित, अल्पसंख्यक, बहुमत का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, जो भारत के सांप्रदायिक इतिहास का मूल बुनियादी कारण एक बनता है जाकर के आगे। तो इन प्रतिबंधों के अंतर्गत यह प्रावधान भी था कि इन मामलों में गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह न मानने का अधिकार था। कि इन मामलों में एबी कीब ने इस संबंध में लिखा है, अल्पसंख्यकों के सुरक्षात्मक प्रतिबंधों के कारण उत्तरदायी सरकार की आत्मा यद्यप पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, परंतु कम से कम गंभीर रूप से प्रभावित अवश्य हुई है। संघीय व्यवस्थापिका के अधिकार और शक्तियों की चर्चा की जाए तो इस अधिनियम के द्वारा भी एक प्रकार से व्यवस्थापिका को शक्तिहीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ही समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। यद्यप सामान्यतः मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करना पड़ता था, लेकिन उसके व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित कई प्रमुख कार्य थे जिनमें वह परामर्श को स्वीकार करने से भी मना कर सकता था। कुछ विषयों में वह अपने मंत्रियों से पूछे बिना ही कोई भी कार्य कर सकता था। इसके अतिरिक्त विधानसभा के अधिकारों पर कई प्रकार की सीमाएं लगा दी गई थी। गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना कोई भी विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। गवर्नर जनरल किसी भी पास हुए विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था। संकटकालीन स्थिति के समय न्यायालय को छोड़कर सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम में विधानसभा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। संघीय असेंबली में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इतनी कम रखी थी कि वे आसानी से बहुमत में नहीं हो सकते थे। इसी तरीके से जो खास बात है कि इंडिया काउंसिल जो था उसकी समाप्त की गई। भारत सचिव के अधिकारों को कम करते हुए अब उसका नियंत्रण सामान्यतः उन क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया जिनमें गवर्नर जनरल संघीय मंत्रिमंडल की सलाह नहीं मानता था। भारत सचिव को सलाह देने के लिए 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया, लेकिन भारत सचिव उनका परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था। यह स्मरणीय तथ्य है कि जो भारत सचिव है वो उनका परामर्श सदस्यों का माने अथवा न माने। अब जरा जो प्रांतीय स्वायत्तता थी उसकी चर्चा करते हैं। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का आत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उन पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ की विभिन्न इकाइयों को स्वायत्तता दी गई और उसे आवश्यक बताई गई। गोलमेज सम्मेलनों में मुस्लिम लीग ने प्रांतीय स्वायत्तता पर सर्वाधिक बल दिया था। राष्ट्रीय आंदोलनों की प्रगति को देखते हुए अंग्रेजों ने भी सन 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू
घोषणा को पूरा करने के लिए कुछ स्वायत्तता और अधिकार मंत्रियों को सौंपने का निर्णय लिया। प्रांतीय स्वायत्तता के लिए प्रांतों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करना, उन्हें वित्तीय सहायता देना और गवर्नर जनरल से मुक्ति दिलाना अनिवार्य था। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भारतीय मंत्रियों को सत्ता सौंपी गई। चीफ कमिश्नरों के 6 प्रांत गवर्नर जनरल के अधीन थे और उनका शासन अपने द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नरों से करवाता था। इस प्रकार स्वायत्तता शासन की व्यवस्था केवल 12 ब्रिटिश प्रांतों तक ही सीमित थी। एक्ट के अनुसार बंगाल, मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत बिहार तथा असम में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि शेष प्रांतों में एक विधानसभा थी। सभी राजनीतिक दलों ने प्रांतीय व्यवस्था को, जो सन 1935 के एक्ट द्वारा प्रस्तावित की गई, उसका विरोध किया। लेकिन सन 1937 ईस्वी के प्रांतीय निर्वाचन में भाग लेने के लिए वो सब तैयार हो गए। विभिन्न प्रांतों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न थी। स्थानों की संख्या निम्नानुसार है: असम में 108, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 50, उड़ीसा व सिंध में 60, मध्य प्रांत में 112, बिहार में 152, पंजाब व मुंबई में 175, मद्रास में 215 और संयुक्त प्रांत में 228 तथा बंगाल में 250 रखी गई। चुनावों में सांप्रदायिक और अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। सन 1937 ईस्वी के चुनावों में यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस मुसलमानों में लोकप्रिय नहीं हो सकी। हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों जैसे मद्रास, बिहार, यूपी, मध्य प्रांत और उड़ीसा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। मुंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। कुल 1585 में से 711 स्थानों पर कांग्रेस विजयी रही। इसी तरीके से जो प्रांतीय मंत्रिमंडल बने उनकी चर्चा करते हैं। चुनावों के उपरांत प्रांतों में मंत्रिमंडल का प्रश्न आया। जिन प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, वहां किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। मंत्रिमंडल बनाने से पहले 2 मुख्य प्रश्न थे। नंबर 1, बहुसंख्यक दल मंत्रिमंडल में केवल अपने दल के सदस्यों को सम्मिलित करे अथवा अन्य दलों को भी शामिल करे। यह प्रश्न कांग्रेस के बहुमत वाले प्रांतों में विचारणीय था। शेष में मिला जुला मंत्रिमंडल बनना था। दूसरा प्रश्न था, इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय गवर्नरों को काफी अधिकार दिए गए थे जिनसे वे दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते थे। अतः मंत्रिमंडल बनाने से पूर्व गवर्नर जनरल से राजनीतिक दल यह आश्वासन चाहते थे कि गवर्नर संवैधानिक अध्यक्ष की तरह ही कार्य करेंगे। 21 जून 1937 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने इस प्रकार का आश्वासन दिया और 7 जुलाई 1937 ईस्वी को कांग्रेस बहुमत वाले प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए गए। मुस्लिम लीग कांग्रेसी मंत्रिमंडलों में शामिल नहीं हुई, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंपर्क कार्यक्रम प्रारंभ किया। कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के साथ ही विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों से छोड़ दिया गया। सामाजिक क्षेत्रों में हरिजन उद्धार, शराबबंदी, प्रारंभिक शिक्षा आदि विषयों पर समान रूप से ध्यान दिया गया, लेकिन कांग्रेसी मंत्रिमंडल अधिक समय तक कार्य नहीं कर सके। 18 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। गवर्नर जनरल ने मंत्रिमंडल से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया। कांग्रेस ने साम्राज्यवादी युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। विरोध स्वरूप अक्टूबर-नवंबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस ने यद्यप 2 वर्ष ही कार्य किया, लेकिन अल्पकाल में उन्होंने कई बार गवर्नर के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध भी किया। मध्य प्रांत में गवर्नर डॉक्टर खरे को मुख्यमंत्री रखना चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने इस बात पर गवर्नर का विरोध किया। अंत में गवर्नर ने डॉक्टर खरे से त्याग पत्र लेकर रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। इन 2 वर्षों में कांग्रेस ने जनसाधारण के हित के लिए भी कई कार्य किए। प्रोफेसर कूपलैंड ने इस संबंध में लिखा है, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे योग्य और परिश्रमी हैं और जनता के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझते हैं। विधानमंडलों ने भी केवल कुछ अनावश्यक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को छोड़कर पूरी तत्परता से कार्य किया है।
लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए लिखा था, कांग्रेस शासन हिंदुओं का अत्याचारी शासन है। जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया, लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। गैर कांग्रेसी प्रांतीय मंत्रिमंडलों की भी चर्चा कर लेते हैं। जो किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न होने के कारण भी सभी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल मिले जुले थे। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी का बहुमत था, इस दल का शासन चलता रहा, लेकिन सन 1946 ईस्वी में कांग्रेस, सिखों एवं यूनियनिस्ट दलों का संयुक्त मंत्रिमंडल था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम, सिंध व बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपने मंत्रिमंडल बनाए। बंगाल में लीग का शासन सन 1946 ईस्वी तक सीधी कार्रवाई दिवस तक चलता रहा। इन मंत्रिमंडलों में कोई भी पार्टी अपने घोषित मैनिफेस्टो के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी। सन 1942 ईस्वी में सिंध के प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श को बहुमत रहते हुए भी वहां के गवर्नर ने हटा दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन की युद्ध नीति की आलोचना की थी। बंगाल में 40 लाख आमदनी जो थे आदमी थे, 40 लाख आदमी वो अकाल की चपेट में आ गए और मारे गए, सबकी दुखद मृत्यु हुई। प्रांतीय स्वायत्तता की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रांतीय स्वायत्तता के कारण अंग्रेजों द्वारा इस एक्ट को सन 1919 के अधिनियम का अगला प्रगतिशील कदम बताया गया, परंतु इस क्षेत्र में इसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। इससे ना तो प्रांतों में वास्तविक उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ और ना ही प्रांतों पर से केंद्र का नियंत्रण कम हुआ। ये बात ध्यान रखने योग्य है। कांग्रेस मंत्रिमंडल 2 वर्षों तक ही सीमित कार्य कर सके और बंगाल में मुस्लिम दलीय सरकार सन 1946 ईस्वी तक कार्य करती रही। इसी सरकार के प्रधानमंत्री फजल उल हक ने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था, सन 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत निर्मित सरकार न तो हिंदू राज्य की प्रतीक थी और न मुस्लिम राज्य की, वह तो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतीक थी। इस अधिनियम में गवर्नर संवैधानिक अध्यक्ष नहीं था, बल्कि उसके हाथ में पूरा प्रशासन था। विशेषकर वित्त विधेयकों में वह सर्वे सर्वा था। शक्तियों की व्याख्या में स्पष्टता न होने के कारण स्थितियों के अनुसार उनका कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता था। मजदूर दल के नेता एटली ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा था, सन 1935 ईस्वी का यह विधेयक अविश्वास का प्रमुख राग था। विधायी दृष्टि से भी गवर्नर काफी शक्तिशाली था। किसी विधेयक को स्वीकार करना या न करना गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था। उसका अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी पहले की तरह ही बना रहा। वित्तीय मामलों में उसके पास असाधारण अधिकार थे। बजट के अधिकांश भाग पर विधानसभा को मतदान का अधिकार नहीं था। मंत्रियों के सचिवों के माध्यम से गवर्नर प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप कर सकता था। सार रूप में यह अधिनियम अनेक विशिष्टताओं के साथ साथ अपनी विभिन्न धाराओं, उपबंधों में वह बीज समेटे हुए था, जिनसे आगे देश में सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की नीतियां पोषित होती रहीं। यदि आप ध्यानपूर्वक इस अधिनियम के उपबंधों और प्रावधानों का अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि इसी में भारत विभाजन के कारण छिपे हुए हैं। जो अधिनियम की कुल धाराएं, उसमें बर्मा संबंधी भी धाराएं थी, अन्य धाराएं थी, जिनको बाद में स्वतंत्र कर दिया गया। अधिनियम के परिणाम, गुण दोष एवं मूल्यांकन के लिए, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, एक स्वतंत्र व्याख्यान की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के सभी उपबंधों, धाराओं, अनुच्छेदों की चर्चा करना कठिन कार्य। जैसा प्रारंभ मैंने बताया 321 अनुच्छेद हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की बातें हैं। तो इसके लिए जैसा ये कुछ हमने पुस्तकें नीचे इसमें आपके लिए दी हुई हैं, तो सबसे पहले जो आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बसु का भारत का संविधान एक परिचय है, जो गुड़गांव से प्रकाशित है, इसमें देखा जा सकता है। इसी प्रकार प्रोफेसर राम लखन शुक्ल के संपादन में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास भी विस्तृत विवेचन करती है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रोफेसर ब्रज किशोर शर्मा जी के संपादन में
जो आधुनिक भारत नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, उसका द्वितीय संस्करण 2014 का उपयोग में लिया जा सकता है। और मैंने भी इस व्याख्यान के निर्माण के लिए इन सभी पुस्तकों की मदद ली हुई है। एक अन्य पुस्तक पीएल गौतम साहब की आधुनिक भारत, जो राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है, ये सभी पुस्तकें इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए उपयोगी हैं, जिनका आप अध्ययन कर इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब इस अपने व्याख्यान को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।